रहीम और संत राम रहीम ने 19 अक्टूबर 2002 को गोली मरवाई थी पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को। रहीम के गुर्गों ने पंजाब, हरियाणा और एनसीआर में किस प्रकार का बवाल मचाया था, जिसमें 40 लोगों की जान चली गई थी। 400 से ज्यादा लोगों को नपुंसक बनाने का मामला हरियाणा, पंजाब हाई कोर्ट में चल रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का बनवास जाना, यह सब का सब एक पटकथा के रूप में तैयार किया गया था। केचुआ अगर जिंदा है तो यह आजीवन कारावास की 2-2 सजा भुगतने वाला यौन शोषण का आरोपी अपराधी, इसको इस समय इसके फैसलों को रद्द कराओ। राम रहीम के गुर्गों ने हरियाणा, पंजाब और एनसीआर में किस प्रकार का तांडव मचाया था, ये दुनिया जानती है। वही रंजन गोगोई जो आज एक पालतू की तरह बन बैठे हैं, क्योंकि पेगासस की जासूसी के चपेट में आने के बाद रंजन गोगोई की बोलती बंद हो गई है। तो हो सकता है कि पेगासस की जासूसी के दायरे में केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी भी होंगे। उस कुर्सी पर बैठे हो मिस्टर, तुम चुनाव आयोग में, जिस पर टीएन शेषन भी बैठे होते थे। चुनाव में जो गिरफ्तारी के समय सजा के ऐलान पर दंगे और फसाद करा सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि चुनाव के वक्त तमाम तरह के अपराधियों को उठा करके जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब देश की व्यवस्था बदल गई है। 2 महिलाओं के यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा काट रहे, एक पत्रकार की हत्या में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे, अपने ही डेरा के प्रबंधक की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे, अपने ही डेरा के एक साधु की गुमशुदगी की मामले की जांच, उसमें आरोपी बने हुए और 400 से ज्यादा लोगों को नपुंसक बना चुका अपराधी। चुनाव के समय, जिस समय उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में चुनाव हो रहे हैं, उससे 21 दिन की फरलों पर मोदी सरकार और खट्टर सरकार रिहा कर रही है। और ये कौन है ये दुर्दांत आरोपी, या अपराधी, यौन शोषण का अपराधी, हत्याओं का अपराधी? इसका नाम है राम रहीम, संत राम रहीम। और संत राम रहीम ने 19 अक्टूबर 2002 को गोली मरवाई थी पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को। और रामचंद्र छत्रपति पत्रकार जो पूरा सच अखबार निकालते थे, उन्होंने डेरा सच्चा सौदा और डेरा सच्चा सौदा के संत राम रहीम की तमाम करतूतों की पोल खोल की थी और इसकी शुरुआत की थी पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने एक गुमशुदगी गुमनाम पत्र से। और उस गुमनाम चिट्ठी में यौन शोषण की शिकार बनी 2 साधुओं ने एक चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी देश के सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी लिखी गई थी तब 2002 में, और तमाम सरकार के अलग अलग आला अधिकारियों को लिखी गई थी। लेकिन किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया। एक ईमानदार बहादुर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में पूरा सच में उस सच्चाई को उजागर किया और पूरी करतूत जो है वो राम रहीम की उजागर की, जिसकी परिणति यह हुई कि राम रहीम ने अपने सहयोगी किशनलाल, कुलदीप और निर्मल की मदद से 19 अक्टूबर 2002 को उनके घर के पास, रामचंद्र छत्रपति के घर के पास उनको गोली मरवाई। 21 अक्टूबर को दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की जान चली गई।
और यह मामला चलता रहा। पुलिस की जांच पड़ताल ठीक नहीं थी। उनके पुत्र रामचंद्र छत्रपति के पुत्र अंशुल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि इसमें यह सबसे बड़ा जो अपराध है, हत्याकार, वो है राम रहीम का। और तब इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 2003 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। लेकिन सबसे पहले जो 2 यौन शोषण की शिकार हो चुकी साध्वी थी, उनके मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 25 अगस्त 2017 को राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई थी। और उसी दिन राम रहीम के गुर्गों ने पंजाब, हरियाणा और एनसीआर में किस प्रकार का बवाल मचाया था, जिसमें 40 लोगों की जान चली गई थी। और जिस दिन यौन शोषण के आरोप में राम रहीम को एक गुमनाम चिट्ठी के बूते, जिस पे पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने पूरा सच में प्रकाशित किया था, उसकी बिना पर जब सजा हुई, तब रामचंद्र छत्रपति के परिजनों को, उसके बेटे को भी यकीन हो चुका था कि अब हमारे पिता को भी और हमारे को भी न्याय मिलने वाला है। और फिर 10 जनवरी 2019 को सीबीआई की विशेष अदालत ने, उसी जज ने जिसने पहले राम रहीम को यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा सुनाई थी, आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में, और उसमें किशनलाल, कुलदीप और निर्मल जो सहयोगी थे, उनको भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यौन शोषण की पीड़िता जो साध्वी थी, उनमें डेरा सच्चा सौदा के जो मैनेजर थे रंजीत सिंह, एक उनकी सगी बहन थी। जब उनकी बहन ने यौन शोषण की बात अपने भाई को बताई, तो रंजीत सिंह ने डेरा सच्चा सौदा से मैनेजर पद त्याग करके, और फिर राम रहीम ने पहले दबाव बनाया किसी भी तरीके से कि ताकि रंजीत सिंह वापस मैनेजर बने, ताकि उनकी बहन की शिकायत को वापस किया जा सके। और जब रंजीत सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुए, तो 10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह की भी हत्या करवाई गई। रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी अक्टूबर 2021 में राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। 400 से ज्यादा लोगों को नपुंसक बनाने का मामला हरियाणा, पंजाब हाई कोर्ट में चल रहा है। और एक फकीर चंद था साधु, जिसके गुमशुदगी 2010 में हुई थी, उसका मामला अभी विचाराधीन है। यह मैं जिक्र उनका कर रहा हूं जो उजागर हो चुके हैं। राम रहीम के पाप बहुत बड़े पाप होंगे, क्योंकि इन 2 यौन शोषण की पीड़ित साध्वियों की शिकायत के मुताबिक तो वहां का प्रचलन ही ऐसा था, लेकिन यौन शोषण की शिकायत करने के साहस कोई नहीं कर सकता था। और ठीक जिस वक्त चुनाव हो रहे हैं, विशेष तौर पर पंजाब में एक बड़े हिस्से पर यह आजीवन कारावास 2-2 हत्याओं के मामले में और यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा भुगतने वाला और 400 से ज्यादा लोगों को नपुंसक बनाने वाला, ऐसे समय पर 21 दिन के फरलो पर हरियाणा की खट्टर सरकार ने योगी नरेंद्र मोदी के इशारे पर इसे रिहा कर दिया ताकि यह मतदाताओं को प्रभावित कर सके। और ठीक मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार पंजाब के चुनाव जीतने के लिए आजीवन कारावास हत्याओं के मामले में और 20 साल के यौन शोषण के मामले में सजा भुगत रहे राम रहीम को रिहा किया गया, यह ठीक मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको 2019 का वो जिक्र, जब इलाहाबाद के कुंभ से द्वारिका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य ने ऐलान किया था, शंकराचार्य स्वरूपानंद ने क्या कहा था कि 10 फरवरी से ही
साधु संत अयोध्या कूच करेंगे और 21 फरवरी को राम मंदिर के शिलान्यास किया जाएगा। ठीक मैं याद दिलाना चाहता हूं, जगत गुरु शंकराचार्य के ऐलान के बाद यदि ये सब अयोध्या पहुंच पाते तो भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी 2019 में वापसी हुई, उसका तो शून्य पर जाने वाला था मामला। इसीलिए 13 फरवरी को खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करवा करके 40 जवानों की हत्या करवाई गई। और मैं फिर कहना चाहता हूं, यह योजनाबद्ध तरीके से खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करवाना, आला अधिकारियों के द्वारा जहाज की मांग की गई उसे खारिज कर देना, और उसी दिन पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का वनवास जाना, यह सब का सब एक पटकथा के रूप में तैयार किया गया था, ताकि किसी भी कीमत पर जगत गुरु शंकराचार्य के ऐलान के बाद अयोध्या कूच को रोका जा सके, एक। और दूसरा, 2019 के चुनाव जीतने के लिए रास्ता बनाया जा सके। ठीक उसी तरीके से फरलों पर जबकि सारे अपराधियों को जेल में डाला जाता है, तब मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूं, और सच में मैं कहता हूं, चुनाव आयोग को तो अब केचुआ बोलने लग गए हैं हमारे जैसे लोग। केचुआ अगर जिंदा है तो ये आजीवन कारावास की 2-2 सजा भुगतने वाला यौन शोषण का आरोपी अपराधी, इसको इस समय इसके फरलों को रद्द कराओ। और ऐसा भी इसलिए भी कि 2020 में सितंबर का मैं जिक्र कर रहा हूं, केंद्र सरकार ने कुछ दिशा निर्देश तब्दील किए थे, जिन पर यौन शोषण का, हत्या का, अपहरण का, हिंसा का मामला चल रहा हो, ऐसे आरोपियों को फरलो नहीं दी जानी चाहिए। 25 अगस्त 2017 को, जिस दिन सीबीआई की विशेष अदालत ने संत राम रहीम को आज 20 साल की सजा सुनवाई थी यौन शोषण के मामले में, तब संत राम रहीम के गुर्गों ने हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में किस प्रकार का तांडव बचाया था, ये दुनिया जानती है। और अब चुनाव के लिए ये इसलिए निकाला गया क्योंकि मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, 5 जनवरी को फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में 700 लोग नहीं पहुंचे थे। तब नरेंद्र मोदी ने कहा था, वापसी जाकर भटिंडा पहुंच करके पंजाब के एक आला अधिकारी को कि अपने मुख्यमंत्री को कहना कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट पर जिंदा पहुंच गया हूं। अभी उत्तर प्रदेश में रैली थी प्रधानमंत्री की, तापमान 18 डिग्री था, वर्षा मौसम फर्स्ट क्लास था, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन लोग सुनने नहीं आए, इसलिए प्रधानमंत्री उस रैली में जाने का साहस नहीं कर पाए। ढोल की पोल खुल चुकी है, इसलिए मैं अपील करता हूं एक केंद्रीय चुनाव आयोग से कि यदि अपनी भूमिका आप जिंदा हैं तो इस समय इस अपराधी को, इसकी फरलों को रद्द कराओ। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सच में अगर केंद्रीय चुनाव आयोग क्यों केचुए की तरह, केचुए की हैसियत में पहुंच चुका है, तो बिल्कुल तरले चाट करके ऐसे लोगों की फरलो भी होने दो। जो जो इशारा नरेंद्र मोदी करे उसका पालन करते रहो, क्योंकि हो सकता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग में बैठे हुए अधिकारी भी, मैं फिर एक बात याद दिलाना चाहता हूं, हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है। इस बात को लिए सड़क पर आने वाले 4 जजों में सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई भी थे। वही रंजन गोगोई जो आज एक पालतू की तरह बन बैठे हैं, क्योंकि पेगासस की जासूसी के चपेट में आने के बाद रंजन गोगोई की बोलती बंद हो गई है। तो हो सकता है कि पेगासस की जासूसी के दायरे में केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी भी होंगे। उस कुर्सी पर बैठे हो मिस्टर, तुम चुनाव आयोग में, जिस पर टीएन शेषन भी बैठे होते थे। तो कुछ नहीं तो शर्म करो, इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि टीएन शेषन के वारिस हो। उठाओ, अपनी ताकत का उपयोग करो और ऐसे आरोपी अपराधी का फरलों को रद्द करो, क्योंकि यह चुनाव में जो गिरफ्तारी के समय सजा के ऐलान पर दंगे और फसाद करा सकता है। यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अपने डेरे के लिए जो चिट्ठी लिखी गई थी 25 जनवरी के कार्यक्रम के लिए, इस बलात्कारी के द्वारा, इस हत्यारे के द्वारा, उसमें साफ साफ लिखा गया था
कि इसको फरलो मिलने वाली है। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी और हरियाणा के खट्टर सरकार में बैठे आला अधिकारियों के माध्यम से इसको सूचित कर दिया गया था कि तुम भाजपा के लिए बैटिंग करोगे तो भाजपा तुम्हारे को फरलो के लिए बाहर भेजेगी 21 दिन के लिए। और फिर मैं कहना चाहता हूं ये केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा तय किए गए अपने ही उन दिशा निर्देशों का उल्लंघन है हरियाणा सरकार कर रही है, जिनमें साफ कहा गया है कि यौन अपराधी, हत्या, अपहरण और हिंसा में शामिल आरोपी को अपराधी को आरोपी नहीं, सजा भुगत रहे अपराधी को फरलो नहीं दी जाएगी। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि किस प्रकार की हरकत भाजपा और संघ परिवार कर रहा है, इसको सबक सिखाने के लिए सब लोग एकजुट हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।